ओके, सो हम ऑडिट लॉजिक्स के बेसिक लेक्चर नंबर 3 पे हैं। और आज जो हम लॉजिक सीखेंगे इसका यूनिवर्सल यूज़ है पूरे ऑडिट सब्जेक्ट में। ऑल परवेजिव समझ लो तुम। मटेरियलिटी। मटेरियलिटी जो कंसेप्ट है वो सीए फाइनल ऑडिट में दो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पे डिस्कस होता है। पहला एसए 320 और दूसरा एसए 450। मटेरियलिटी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम जब प्लान करते हैं ऑडिट को तब भी यूज़ करते हैं, और जब हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं तब भी यूज़ करते हैं। ये दोनों अलग अलग स्टेजेस हैं। पहले ऑडिट की प्लानिंग होती है, फिर परफॉर्मेंस होता है। सो ऐसे 320 इन दोनों एस्पेक्ट को कवर करता है कि जब भी ऑडिट की प्लानिंग हो रही है या जब भी आप ऑडिट को परफॉर्म कर रहे हैं, मटेरियलिटी को कैसे कंसिडर करना है। ठीक है। 450 जो है वो मिस स्टेटमेंट्स के लिए बात करता है कि कौन से मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल माने जाएंगे। तो ये आगे की बात है, हम धीरे धीरे इनको, ये दोनों ऐसे हम जब पढ़ेंगे तो ये कवर हो जाएंगे। बस इतना समझ लो कि मटेरियलिटी कंसेप्ट का ज़बरदस्त इस्तेमाल है इन दोनों स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पे। ये दोनों स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बेस्ड ही मटेरियलिटी पे हैं, लेकिन अलग अलग नैरेटिव के साथ या अलग अलग विजन के साथ। ऐसे 320 का जो विजन है वो है कि हम ऑडिट की प्लानिंग करते समय कैसे मटेरियल आइटम्स को कंसिडर करेंगे, क्योंकि आप ऐसी प्लानिंग करो कि कोई भी मटेरियल आइटम लेफ्ट बिहाइंड ना रह जाए, है ना। और जब परफॉर्म करो तब भी कोई मटेरियल आइटम अगर आपके सामने आ जाता है जिसको आपने प्लान नहीं कर पाया था, उनको कैसे डील करना है, ये सब 320 समझाएगा। और 485 समझाएगा कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट आपको मिलती है, मिस स्टेटमेंट का मतलब तुम समझते हो कि जो गलत फैक्ट्स लिखे हुए हैं, एविडेंस से मैच नहीं कर रहा है जो रिपोर्टिंग की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और उसके जो एविडेंस है वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सिनारियो को कैसे हैंडल किया जाएगा, और उसमें ये देखा जाए कि यार ये जो मिस स्टेटमेंट है ये कोई छोटा मोटा मिस स्टेटमेंट है या मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। मैं जेनरिक सेंस में कहूँ तो ऑडिटर इस कंसेप्ट के बिना ऑडिट नहीं करता। वो हमेशा आइटम्स को इस चश्मे से देखता है कि यार ये पर्टिकुलर आइटम जिस पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये मटेरियल है या नहीं। मटेरियलिटी पे ही उसकी रिपोर्टिंग बेस्ड होती है ना। तो मटेरियल आइटम्स क्या होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट, यू कैन से एक इम्पॉर्टेंट टर्म है किसी भी ऑडिटर के लिए कि क्या चीज़ें मटेरियल आइटम होंगी, कि यहाँ ध्यान देना है। कोई मटेरियल आइटम अगर उसने छोड़ दिया तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे सकती। ठीक है। या कोई फैक्ट मटेरियल मिसस्टेटेड रह गया तो उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे सकती। तो मटेरियलिटी को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने रिपोर्ट की लैंग्वेज में भी ऐसा ही लिखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं पाई गई, और इस वजह से हम कहते हैं कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। क्योंकि अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट पाई जाएंगी तो फिर वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे सकते। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे सकते। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि मटेरियल आइटम्स क्या होते हैं। तो नॉलेज ऑफ विच कैन इन्फ्लुएंस ऐसे आइटम्स, ठीक है, जिसका नॉलेज इन्फ्लुएंस कर सकता है इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पे ध्यान दो, किन लोगों के लिए मटेरियलिटी देखी जाती है। तो अगर कोई पर्टिकुलर आइटम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, से डेटर्स पे कर रहा हूँ, सेल्स के फिगर पे कर रहा हूँ कि यार सेल्स का अमाउंट सही है या नहीं, थोड़ा मिसमैच मिल रहा है। तो कितना मिसमैच मिल रहा है, अगर वो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है कि जो अकाउंटिंग यूजर है, मैनेजमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, जो भी अकाउंटिंग यूजर है, उसका जो उसका जो ओपिनियन बन रहा है उस अकाउंट्स को देख के, उसके ओपिनियन में डिफरेंस आ जाएगा अगर ये बात अकाउंटिंग यूजर के नॉलेज में नहीं लाई गई। तो किसी भी आइटम में जब हमें मिसमैच मिलेगा, उस मिसमैच को मैं नॉलेज में लाऊं या नहीं लाऊं एज अ ऑडिटर, किसके नॉलेज में, अकाउंटिंग यूजर के नॉलेज में, वो बात इससे तय होगी कि यार ये जो मिसस्टेटमेंट है ये मटेरियल है या नहीं। मटेरियलिटी का प्रिंसिपल यूज होगा उसमें।
ठीक है। आई होप मेरी बात थोड़ी बहुत कन्वे हो गई, है ना। मैं एक क्लोजिंग रिमार्क दे देता हूँ इस पे। एज ए ऑडिटर मैं ऑडिट कर रहा हूँ। ऑडिट करते समय मुझे कुछ मिस स्टेटमेंट मिला, तो मैं हर मिस स्टेटमेंट को अपनी रिपोर्ट में नहीं अ, मैं हर मिस स्टेटमेंट को अपनी रिपोर्ट में यूजर के नोटिस में नहीं लाता। यूजर के नोटिस में मैं केवल उन मिस स्टेटमेंट्स को लाता हूं जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मटेरियलिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियलिटी का जो एसिड टेस्ट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस चीज को मैं मटेरियल मानूंगा, किस चीज को मैं मटेरियल नहीं मानूंगा। वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि क्या उस मिस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट यूजर के डिसीजन पे पड़ेगा। जो यूजर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने वाला है उसके डिसीजन मेकिंग पे पड़ जाएगा, क्योंकि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो इंफॉर्मेशन की तरह लेता है और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो अपने डिसीजन लेता है। तो अगर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है तो वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट तब माना जाएगा जब उसका डिसीजन बदल सकता था। अगर कोई फैक्ट जैसा लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसा ही लिखा रहने दिया जाए, या फिर हमें अगर कुछ और पता है तो हम उसे बताएं या ना बताएं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि यार क्या उसका डिसीजन बदल जाएगा। सो इस एंटिसिपेशन के साथ मटेरियलिटी को हैंडल किया जाता है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। मटेरियलिटी और मटेरियल आइटम्स, ये तो हो गई थी बात की कोई पर्टिकुलर आइटम को आप मटेरियल कब मानते हो। मटेरियलिटी एक प्रिंसिपल है और मटेरियलिटी एक रिलेटिव टर्म है। ये रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है? रिलेटिव टर्म का मतलब है कि मटेरियलिटी डिपेंड करती है सरकमस्टांसेस पे और फैक्ट्स पे। तो फैक्ट्स और सरकमस्टांसेस को देखते हुए ही हम किसी चीज को मटेरियल बोल सकते हैं। बिना सरकमस्टांस और फैक्ट्स जाने हम किसी आइटम पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मटेरियल आइटम है या नहीं। सो मटेरियलिटी इज अ रिलेटिव टर्म। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, सरकमस्टांसेस और फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। जब तक हमें किसी सिनेरियो के सरकमस्टांसेस और फैक्ट्स नहीं पता है हम उस चीज को मटेरियल नहीं बोल सकते। आगे चलते हैं। मटेरियलिटी ब्रॉडली डिपेंड्स ऑन। अब ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मटेरियलिटी डिपेंड करती है। मटेरियलिटी डिपेंड करती है किस चीज पे? तो ये वो चीजें हैं जिनसे मटेरियलिटी इन्फ्लुएंस होती है। नेचर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस या एंटिटी। अगर कोई जैसे मैं कहूँ कि कैटेगराइज करूं मैं नेचर के बेसिस पे, तो नेचर के बेसिस पे एंटिटी कैसे हो सकती है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, बैंक। सर्विस के अंदर भी कैटेगराइज हो सकती है बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल। तो हर नेचर के लिए मटेरियलिटी अलग अलग है। किसी एक ही तरह की एक ही चीज को हम मटेरियल नहीं मानेंगे। हॉस्पिटल के लिए मटेरियल आइटम्स अलग है, बैंक के लिए मटेरियल आइटम्स अलग है। तो ऑडिटर को यह चीज कंसिडर करनी पड़ती है जब वो किसी भी एंटिटी में मटेरियल आइटम्स आइडेंटिफाई करता है, तो उसको ये चीज कंसिडर करनी पड़ती है कि उस एंटिटी का नेचर क्या है। साइज के हिसाब से मटेरियलिटी डिफर हो जाएगी। स्मॉल साइज के लिए मटेरियल आइटम्स अलग है, स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस के लिए, मीडियम के लिए और लार्ज के लिए। और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से भी मटेरियलिटी डिफर करती है। दूसरी, जैसे नेचर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करती है मटेरियलिटी, वैसे ही साइज एंड नेचर ऑफ अकाउंट पे भी, है ना, डिपेंड करती है मटेरियलिटी। ये जो तीसरा वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अकाउंट वाली बात में मैं तुम्हें अगर और फर्दर समझा दूं, तो जैसे कोई लोन है तो लोन के लिए मटेरियलिटी अलग है, कोई एक्सपेंस है तो उसके लिए मटेरियलिटी अलग है। तो हर अकाउंट के लिए अलग अलग मटेरियल होता है ना। तो नेचर, कोई लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है उसके लिए मटेरियलिटी अलग है। ठीक है, और अगर कोई एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है तो उसके लिए मटेरियलिटी अलग है। एएफआरएफ, एप्लीकेबल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अपने पढ़ने के लिए अच्छा यही है कि आप जितना हो सके इन एब्रीवेशंस में ही काम चलाओ।
और दिमाग में उसका फुल फॉर्म होना चाहिए। एग्जाम में लिखते समय हम ऑब्वियसली ये पूरा लिखेंगे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, AFRF शॉर्टकट में बोलो ताकि जल्दी जल्दी कंटेंट को बोल पाओ, राइट। तो AFRF जो है वो भी डिसाइड करता है मटेरियलिटी। यस, AFRF का कल हमने चार्ट पढ़ा था थोड़ा सा, या लास्ट लेक्चर में हमने चार्ट पढ़ा था। AFRF का चार्ट क्या कहता है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होते हैं। तो ड्यू टू लॉज, रेगुलेशन, रेगुलेटर्स, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि वो स्ट्रक्चर क्या होगा जिसके अंदर आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे। तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए स्ट्रक्चर अलग है अकाउंटिंग करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है बैंकिंग से, किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपके ऊपर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपके AFRF क्या होंगे। देखो ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जिन्होंने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है वो प्लीज इस लेक्चर को देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एप्लीकेबल FRF नेचर ऑफ एंटिटी, रिक्वायर्ड लॉस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इस फ्रेमवर्क पे ऑडिटर सबसे पहले ये देखता है ऑडिट करने के पहले कि यार पर्टिकुलर एंटिटी पे कौन सा AFRF एप्लीकेबल है। तो हर AFRF के लिए मटेरियलिटी भी अलग अलग हो जाती है, मतलब कि बैंकिंग के लिए के AFRF के हिसाब से मटेरियलिटी अलग आइटम्स पे है, बैंकिंग के AFRF के हिसाब से मटेरियलिटी अलग आइटम्स पे। बैंकिंग के लिए जैसे कि हो सकता है कि वहां पे बातें हो रही होंगी आपके स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड असेट, है ना, और NPA और ऐसी सब बातें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में नहीं हो रही होंगी। तो मटेरियल आइटम्स बदलते हैं एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। कॉमन इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर्स, ये मेरे हिसाब से इस पूरे फैक्टर्स में सबसे कंसिडरेबल पॉइंट है, बाकी याद रह जाएंगे पर इस पॉइंट को कंसिडर करना, मैं से पिछला लेक्चर जिन्होंने देखा है वो इसको जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे, मैं कनेक्ट करके देता हूँ। इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर्स, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था कि दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनको हम शॉर्ट में GPFS और SPFS बोल सकते हैं। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कोई सिंगल यूजर होता है, एग्जांपल लिया था लास्ट लेक्चर में मैंने बैंक, और बैंक की नीड के हिसाब से आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, तो उसकी मटेरियलिटी अलग तरह की होगी। और जनरल पर्पस के का मतलब होता है कि जो नॉर्मली कंपनीज एक्ट कहता है कि आपका बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से बना दो, वगैरह वगैरह, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो। तो ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ये कैसा है, जनरल यूजर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो जनरल यूजर्स को नीड को सेटिस्फाई करोगे तो उनकी नीड को कंसिडर करके हम मटेरियलिटी तय करेंगे। तो ये GPFS और SPFS से रिलेटेड पॉइंट है। ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट एंड एक्सपीरियंस, ये एक और चीज है जो मटेरियलिटी को डिसाइड करती है, और मैं कहता हूँ बहुत ही कंसिडरेबल पॉइंट है ये, कि जो ऑडिटर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो मटेरियल आइटम्स को अलग तरीके से डिसाइड करते हैं, और जो नए नए ऑडिटर्स होंगे उनके लिए जो है विजन अलग होगा, मतलब उनका देखने का तरीका अलग है अकाउंट्स को, और एक्सपीरियंस पर्सन के देखने का तरीका अलग है। उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वो जल्दी ही मटेरियल आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, जबकि नए ऑडिटर के लिए ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है। तो जजमेंट और एक्सपीरियंस के ग्राउंड पे भी ऑडिटर जो है मटेरियलिटी को तय करते हैं। तो हमने मटेरियलिटी को लेके कुछ चीज़ें इस लेक्चर में कवर की है, बहुत ही बेसिक चीज़ें। मटेरियलिटी पे पूरा डिस्कशन होगा ऐसे 320 और ऐसे 450 में। पहली चीज़ तो यही समझ लो कि मटेरियलिटी दो स्टैंडर्ड ऑफ ऑन ऑडिटिंग में थॉरोली डिस्कस होने वाली है। एक जगह पे इस ग्राउंड पे डिस्कस होगी कि भाई ऑडिट प्लानिंग में मटेरियलिटी का क्या रोल है, ऑडिट परफॉर्मेंस में मटेरियलिटी का क्या रोल है, और मिस स्टेटमेंट के ऊपर हम मटेरियलिटी, मतलब मिस स्टेटमेंट को कैसे इवेल्युएट करते हैं कि यार ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं, ये 450 सिखाएगा। मटेरियल आइटम्स को हमने सीख लिया। मटेरियल आइटम्स का मतलब है हर वो आइटम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता है,
ऐसा आइटम मटेरियल आइटम है। मटेरियलिटी रिलेटिव टर्म है, इसका मतलब मटेरियलिटी को वैक्यूम में नहीं देखा जा सकता। हमेशा फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को समझने के बाद ही हमें समझ में आ सकता है कि यार कोई पर्टिकुलर आइटम मटेरियल है या नहीं। तो ये एक रिलेटिव टर्म है। इसके बाद मटेरियलिटी ब्रॉडली जिन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, मतलब ये कोई यू कैन से ऐसी लिस्ट नहीं है जो कंप्लीट है ना, ये कुछ जनरल ग्राउंड है जिसके ऊपर आप मटेरियलिटी तय करते हो। बहुत इजी है। एक एंटिटी के बिजनेस नेचर और एंटिटी के साइज, नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा। एक अकाउंट के साइज पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। एक एप्लीकेबल एफआरएफ पे डिपेंड करेगा, आपके ऊपर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है वो। और जो इम्पोर्टेंट है कि यूजर की नीड क्या है, उस पर भी मटेरियलिटी डिपेंड होगी। कॉमन इंफॉर्मेशन नीड, जीपीएफएस है तो मटेरियलिटी अलग चीज, अलग तरीके से डिसाइड होगी, और एसपीएफएस है तो अलग तरीके से डिसाइड होगी। एंड द लास्ट थिंग इज ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट और एक्सपीरियंस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि यार कोई पर्टिकुलर आइटम मटेरियल है या नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। छोटा सा लेक्चर था। अगला लेक्चर फिर किसी नए कंसेप्ट के साथ हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।